नमस्कार, स्वागत है हमारे खास पेशकर नेशनल सिक्योरिटी पर, जहां आज बात होगी वायुसेना की शक्तियों के बारे में। मैं हूं मनीष कुमार झा। भारत की वायुसेना दुनिया की सबसे ताकतवर देशों की वायुसेना में से एक है। इंडियन एयरफोर्स अपनी शार्पनेस और बेहद तेज हवाई हमलों के लिए जानी जाती है। हाल ही में एयरफोर्स के किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत का अंदाज़ा पूरी दुनिया लगा सकती है। भारतीय वायुसेना में एयर डिफेंस दुनिया की सबसे मजबूत मानी जाती है और इंडियन एयरफोर्स के रडार रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाती है। इस तकनीकी और वायुसेना की बैकबोन कहा जा रहा है। आज इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं ग्रुप कैप्टन R.K. नारंग। He is a former Indian Air Force helicopter pilot, qualified flight safety and accidental investigator, central seat qualified instructor on Chetak and Cheetah helicopter of Indian Air Force, and he is a holder of commercial helicopter pilot license. हमारे साथ दूसरे गेस्ट है एयर मार्शल रिटायर्ड संजीव कपूर. He is a retired officer of the Indian Air Force. Sanjeev Kapoor was commissioned in the flying branch of the Indian Air Force in December 1985. He has over 7,800 hours of accident-free flying on various trainer, transport and strategic aircraft in his career spanning over 3 decades. He has held important staff appointments such as Director Air-to-Air Refueling and Principal Director Operation at Air Headquarters. He has vast experience in high altitude and VVIP flying, air-to-air refueling and combat operation. मैं मनीष कुमार झा फिर से स्वागत करता हूं। मैं डिबेट स्टार्ट करना चाहूँगा। आज जो हम बात कर रहे हैं, हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा एयरफोर्स जो एयर पावर है वो एक बहुत डोमिनेंट बन के आई है। हमने वार बहुत जीते हैं। हमने देखा है कि किस तरह से जो हमारी लड़ाई है 1971 में, 1965 में हमने कॉम्बैट रोज देखा है, किस तरह से आर्मी और ऑफ कोर्स एयरफोर्स का भी रोल रहा है और नेवी का भी रोल रहा है। मैं पूछना चाहूँगा, शुरुआत करना चाहूँगा एयर मार्शल संजीव कपूर से कि ऑपरेशन सिंदूर ने एयरफोर्स के डोमिनेंस को कैसे सरफेस पे लेके आए हैं। कैसे हम समझ रहे हैं कि आज की जो युद्ध है वो एयरफोर्स के भरोसे जीती जा सकती है। टू ओपन द डिस्कशन एंड डेलिबरेशन to winning the war, I invite Air Marshal to open the remarks, sir. Good evening to all the fellow panelists. Firstly, Op Sindoor भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में has made India's position of self-reliance to be at such a place that पूरी दुनिया अब भारत की तरफ देख रही है हमारी आत्मनिर्भरता। हमने थोड़े से ही समय में we have been able to integrate our own manufactured and developed and modified equipment into our imported hardware. चाहे वो L-70 guns हो, चाहे वो Zu-23 हो, चाहे वो शिल्काज हो, चाहे हमारी अपनी पिचोराज हो, चाहे वो आर्मी के रडार हो, चाहे वो नेवी के रडार हो, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो आकाश तीर हो, इन सब को हमारे अपने इंजीनियर साइंटिस्ट ने इंटीग्रेट किया। तो ये तो सबसे पहली बात है कि ये इससे एनिमी बहुत चकित हुआ। दूसरा जो डिसीजन लिया गया है बहुत साल के बाद और प्रीएम्प्टिव इनटू पाकिस्तानी पंजाब, तो जो हमारे अटैक्स हुए 7 मई को अर्ली मॉर्निंग में, उसमें हमने पाकिस्तानी पंजाब में एयरफोर्स ने अंदर घुस के आफ्टर 71 वॉर जो टेररिस्ट कैंप्स को निकाला, चाहे वो मुरीद के हो, चाहे वो बहावलपुर हो, चाहे वो लाहौर के साउथ में हो, ये सारी जगहें 71 वॉर के बाद कभी भी लाइट में नहीं आई थी। तो दिस असर्टेड आवर पोजीशन इन ऑप सिंदूर एंड उसके बाद से भारत ने 8 और 9 तारीख को बिल्कुल डिफेंसिव रोल प्ले किया, जहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान ने ड्रोन्स और मिसाइल्स की जो टैक्टिक्स है उसको यूज़ किया। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर नलिफाइड and the turning point in my appreciation came in the early morning of 10th, जबकि हमने preemptive करके in less than 90 minutes we took out 11 air bases of Pakistani Air Force and वो एक्शन से पाकिस्तानी एयर फोर्स अपने घुटनों पे आ गई और उन्होंने सीज फायर की डिमांड की। तो मेरी समझ से ये ऑप सिंदूर उस मायने में आने वाली दशकों में एयर पावर की किताबों में
इस हिसाब से पढ़ाई जाएगी। एयर मार्शल कपूर, हमने ऑफ कोर्स बहुत सुना, हमने रिपोर्ट देखा कि जो ऑपरेशन सिंदूर की बात हुई, हमने ऑफेंसिव कैपेबिलिटी जो हमारी है वो बहुत हद के उभर के बाहर आई। वी ऑल अवेयर व्हाट वी हैव डिड, व्हाट वी हैव गॉन एंड स्ट्रक हार्ड इन द हार्ट ऑफ पाकिस्तान। बट मैं ये समझना चाहूँगा और दर्शकों को ये बात आपके थ्रू ये समझना चाहूँगा कि हमारा एयर डिफेंस का कितना इम्पोर्टेंट रोल रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा अभी कि इट इज नॉट दैट वी हैव द बेस्ट इक्विपमेंट, इट इज द एबिलिटी टू अडेप्ट। अगर आप जो भी आपके एयर पावर के व्यूअर्स हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं, जो S-400 है रशिया यूक्रेन वॉर में, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही जितना वो हमारे इस 4-day वॉर में परफॉर्म की, तो हमने उसको अपने हिसाब से इंटीग्रेट और मॉडिफाई किया है। तो भारत ने, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारी जितनी गन्स हैं, चाहे वो आर्मी की हैं, चाहे वो एयरफोर्स की हैं, चाहे ओल्ड मॉडल्स की हैं, उसको IACCS के थ्रू इंटीग्रेट किया है। एयर डिफेंस में हमने इनके जो भी चीनी हैं HQ-9, HQ-16 और जो अमेरिकन लॉकहीड मार्टिन के प्रोवाइडेड रडार्स हैं, उन सब को हमने 8 और 9 की रात को निकाला है। हमने इजरायली एंड अदर जैसे वो हिरोप्स है, लॉइटरिंग म्यूनिशंस, या हमारी अदर एयर डिफेंस वेपन्स हैं या एयर टू ग्राउंड वेपन्स हैं, उनसे हमने नलीफाई किया। तो उसके बाद हमारे को क्लियर पैसेज मिला जिसके थ्रू 10th अर्ली मॉर्निंग हमारी स्ट्राइक्स गई एंड इन ह्यूज पैकेजेस वी टुक आउट एंड इट वाज अ प्रिसिजन स्ट्राइक। मतलब आप देखिए, एज ए रिस्पॉन्सिबल नेशन हमने कोलेटरल डैमेज नहीं होने दिया, हमने आसपास की बिल्डिंग्स को नहीं डिस्ट्रॉय किया, सिविलियंस की कहीं क्षति नहीं हुई। बट ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान हैज टारगेटेड आवर सिटीज, it has targeted our हमारे जो religious places हैं, they struck temples, gurudwaras, they targeted Delhi, they targeted big cities, they targeted our powerhouses and facilities, refineries। तो ये फर्क होता है एक रिस्पॉन्सिबल देश में और जी। आपने एयर मार्शल ऑफ कोर्स जो एयरफोर्स के ऑपरेशन है सिंदूर में जो उनको हाईलाइट किया, बट मैं शिफ्ट करना चाहूँगा एक लार्जर डिबेट पे। मैं समझना चाहूँगा कि हमारी जो इंडिया है इज फेसिंग ए 2 फ्रंट वॉर सिचुएशन। ऑफ कोर्स पाकिस्तान एक हमारा एक दुश्मन देश है, बट हमारे साथ चाइना भी एक प्रॉब्लम है, एक इनहेरेंट प्रॉब्लम है। हमने उनके साथ वॉर भी लड़ी है, सो हमें 2 फ्रंट पे तैयार रहना है। अगर उसकी बात की जाए तो एयरफोर्स की कैपेबिलिटी की बात मैं करूँ तो वो क्या हम 2 फ्रंट के लिए चैलेंजेस के लिए हमारी कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ फाइटर जेट, इन टर्म्स ऑफ हेलीकॉप्टर, ये क्या हम तैयार हैं इसके लिए? धन्यवाद मनीष जी। एंड आई थिंक एयर मार्शल कपूर ने एक पूरा उसकी जो बैकग्राउंड है ऑप सिंदूर में, उन्होंने हम पूरा बताया कि कैसे हम आए हैं। मैं इसमें 1-2 बातें बताना चाहूँगा। एक तो ये है कि ऑप सिंदूर में एक अकेला जो शॉर्ट कॉन्फ्लिक्ट रहा है जिसमें ड्रोन्स को हम न्यूट्रलाइज कर पाए, बाकी सब जगह पे ड्रोन्स बहुत इफ़ेक्टिव रहे हैं। तो ये एक चेंज ला पाए हैं भारत। दूसरा है कि फाइटर्स के जो लॉन्ग रेंज वेक्टर है उसकी एक वैल्यू हमें पता लगी है। तीसरा है लॉइटरिंग म्यूनिशंस जो हैं वो एक अपनी पोजीशन बना पाए हैं, इतना एक्यूरेट डिस्ट्रॉय कर पाए हैं बिना जो कहते हैं कोलेटरल डैमेज, आसपास किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, वो संभव हो पाया है और उसमें इंटेलिजेंस ने एक मेजर रोल किया है। और चौथा है कि स्वॉर्म थ्रेट जो है वो एक उभर के आई है जिसके लिए फ्यूचर के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। और जो आपका प्रश्न है पाकिस्तान चाइना, मेरे हिसाब से हमें टर्की का भी एंगल याद रखना चाहिए कि टर्की ने इस वॉर में पाकिस्तान को ड्रोन और कई बाकी एमिनिशंस में उनको सपोर्ट प्रोवाइड की गई। तो हमारे लिए एक मल्टी फ्रंट थ्रेट है और इसके लिए भारत एक बहुत अच्छे तरीके से सामने आया है। भारत ने दिखाया है कि इतनी कंबाइंड थ्रेट होने के बावजूद हम उनकी कंबाइंड शक्ति होने के बावजूद हम उनको न्यूट्रलाइज कर पाए। दूसरा हमें ये भी याद करना पड़ेगा, ये जो कंबाइंड स्वॉर्म कैपेबिलिटी है हमारी ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव मैन अनमैन्ड कैपेबिलिटी बढ़ाना पड़ेगा। हमारा AMCA प्रोजेक्ट जो है, हमारा जो LCA Mark II प्रोजेक्ट है
और जो अनमेंड सिस्टम्स हैं, जैसे आरपीए से घातक की बात कर रहे हैं, उसको अप्रूव करने की आवश्यकता है। कैप्टन, आपने बहुत अच्छा फ्यूचरिस्टिक बात की। मैं आपने कैपेबिलिटी की बात की और मैं इस पर समझना चाहूँगा एयर मार्शल कपूर से, जो इंडियन एयरफोर्स की जो पावर है, जो फायर पावर है, हम सबसे पहले फाइटर जेट की बात करते हैं। अगर हम देखें हमारे इन्वेंट्री में वर्ल्ड के सम ऑफ द बेस्ट फाइटर्स रहे हैं, मिराज है, जैगुआर है, मिग है जो रशियन मेड है, और अभी हमने रफाल लिया है। बट हम जब मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो हम तेजस बना रहे हैं। हमारे पास तेजस की एक वेरिएंट है, तेजस मार्क 1 जो बन रही है, और हमारे एक फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम भी हैं जिसको हम एम का बोलते हैं, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। बट अगर हम इन सब की बात करें तो इसके बावजूद अगर हम देखते हैं तो हमारे जो फुल स्क्वाड्रन है, बाय डेफिनीशन टू हैव टू फाइट द ट्रू फ्रंट वॉर, वो 42 होने चाहिए, 42 होनी चाहिए। स्पेकुलेशन ये है कि ये घट के शायद 30 आ रहे हैं। हम कितना सक्षम होंगे, हम अपनी स्पीड कैसे बढ़ाएं? जो ये 42 कॉर्न की स्ट्रेंथ है, ये काफ़ी पुरानी फिगर है। ये ऑथराइज्ड गवर्नमेंट स्ट्रेंथ है आज से कुछ डिकेड्स पहले की। बट अब जिस हिसाब से हमारे बेसेस डेवलप कर रहे हैं एडवर्सरीज नॉर्थ में, 31 उनके एयरफील्ड्स बन चुके हैं इन टिबेटन प्लेटो एंड लॉन्ग इंडियन बाउंड्री, हमारे नॉर्दर्न नेबर के। उनके ब्लास्ट पेंस बन रहे हैं, उनके हैंगर्स बन रहे हैं, उनके हेलीपैड्स बन रहे हैं। एंड डोकलम 2017 के बाद और गलवान 2020 के बाद उनकी इस एरिया में गतिविधि इतनी फास्ट स्पीड से बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो 42 की फिगर है, भारत को जो हमने वर्कआउट किया है अनऑफिशियली, इससे कहीं ज़्यादा है। एनीवे, कमिंग टू आपके सब्जेक्ट पे कि भारत के पास आज 29 से 30 कॉर्न है, एब्सोल्युटली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारी क्षमता बहुत ही कम है एज फार एज द नंबर्स गो। एलसीए जो मिग 21 की रिप्लेसमेंट थी, वो बहुत साल पहले आ जाने चाहिए। इसके कारण अनेक हैं कि आज तक क्यों नहीं आ पाए। बट अब की कुछ सालों से जो मुख्य कारण ये है कि हम अपना एरो इंजन नहीं बना पाए। हम अभी भी जो अमेरिकन इंजन है G404, वो जो इनमें एलसीए में लगना है, उसकी वेट कर रहे हैं। 12 इंजन पिछले फाइनेंशियल ईयर में आने थे, वो आए नहीं। ये भी अब दिसंबर आ गया है, अभी तक सिर्फ 4 इंजन आए। तो भारत के शेल्स रेडी पड़े हैं एलसीए के, बट जब तक इंजन नहीं आएंगे तो लगेंगे नहीं। और भारत के जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे 5th जनरेशन आप एम का बोल रहे हैं, उसमें जी के ही 414 इंजन लगेंगे, एडवांस्ड इंजन। तो वो कब तक आएंगे, वो कब तक इंटीग्रेट करेंगे? तो मेरी पर्सनल समझ से ये है कि भारत ने जो रफेल लिए हैं, हमारे को तुरंत से ये जो शॉर्टेज है, ये ऑफ द शेल्फ परचेज करने पड़ेंगे कुछ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से, जैसे C295 मॉडल है या कोई और एग्रीमेंट गवर्नमेंट कर पाती है। बिकॉज रफाल के फ्यूजला जब भारत में बन रहे हैं, रफाल के जो साफरान इंजन हैं M88, उसका हब सेंटर भी हैदराबाद में प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया। अभी कल ही मैंने पढ़ रहा था कि टाटा एरोस्पेस ने C130 का जो सर्विस है वो बैंगलोर में स्टार्ट। हाँ जी। तो मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि बाहर की कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा भारत आना चाहती हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहती हैं। ये एक मौका है हमारे लिए कि हम कोलैबोरेट करके भारत में ही असेंबली और वो रफाल की किसी तरह शुरू कर सकें। कि जब तक हम हमारे देश के प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तब तक हमारे देश में हमारी जो एयर पावर की कैपेबिलिटी है वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ पाएगी। हर देश, चाहे अमेरिका है, चाहे अगर अभी आपने देखा हो कुछ महीने पहले अमेरिका ने बिड लगाई थी 6th जनरेशन फाइटर के लिए। 3 कंपनियों ने बिड किया, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन एंड नॉर्थमैन ग्रूमन। एंड ये तीनों प्राइवेट कंपनी है। तो 3 प्राइवेट कंपनियां अमेरिका की 6th जनरेशन फाइटर बनाने के लिए बिड कर रही। भारत में ये तभी मुमकिन होगा जब टाटा, अंबानी, रिलायंस, महिंद्रा, भारत फोर्ज और ये कंपनी, और मैं पढ़ भी रहा था कि गोदरेज इज आल्सो कमिंग हेवीली इनटू डिफेंस। दे आर वांटिंग मार्शल टू कपूर, डू। आपने बहुत फंडामेंटली काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे, एलिमेंट्स पे आपने प्रकाश डाले हैं। आई थिंक इट्स वेरी गुड पॉइंट विच यू हैव रेज्ड। बट मैं ग्रुप कैप्टन नारंग से पूछना चाहूँगा, जब हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं,
हम फाइटर जेट के स्ट्रेंथ बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि एटलीस्ट हमारे पास 42 स्क्वाड्रन कैसे हो, अगर वार हो फ्यूचर में तो उसकी सामना हम कैसे करें। और उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंजन है। इंजन हम बाहर से खरीद रहे हैं, हमारे इंजन की सप्लाई है वो कहीं ना कहीं किसी कारणवश एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, वो एक स्लो प्रोसेस में आई है। तो इस सिचुएशन में ग्रुप कैप्टन हम कैसे, और एयर मार्शल कपूर ने कावेरी इंजन की भी बात की जो एक प्रोजेक्ट हमारा रहा है, बट वो एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट नहीं रहा इन टर्म्स को, क्योंकि इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर पाए अपने फाइटर एयरक्राफ्ट में। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या सोल्यूशन आप एज ए पॉलिसी थिंक टैंक आप क्या देखते हैं कि कैसे हम इसको एड्रेस करें, कैसे हमारे पास एक इंडिजिनस फाइटर जेट तेजस मार्क 2 वर्जन या मार्क 1 MK1 जो है वो कैसे जल्दी से हो। मनीष जी, जैसे एयर मार्शल कपूर ने बताया कि इंजन जो है दिल है जहाज़ का, और अगर आप मारूत देखें तो मारूत में भी हमें ऐसे ही जियोपॉलिटिकल एंगल में फंसाया गया था और इंजन को क्वाइटली डिनाई किया गया जी। तो भारत एक फिर उसी स्थिति में है। जब हमने जहाज़ बना लिया और जब हम प्रोडक्शन के स्टेज में हैं तो हमें इंजन को एक तरह से धीरे धीरे से कम किया जा रहा है। तो ये भारत का दूसरा एक्सपीरियंस है। तो मुझे लगता है कि हमें जो कावेरी डेरिवेटिव इंजन है उसके साथ साथ कावेरी आफ्टर बर्नर इंजन का पार्ट 2 इमीडिएटली लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि स्पायरल डेवलपमेंट हमारे यहाँ पर थोड़ा अधिक उसकी आवश्यकता है। और अगर आप थोड़ा सा समय पीछे जाएं तो भारत फोर्ज ने प्रपोज किया है, L&T और कई प्राइवेट कंपनीज ने प्रपोज किया है कि हम इस कावेरी आफ्टर बर्नर इंजन को बना सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। उसमें कुछ साल लग सकते हैं, बट मेरे हिसाब से इमीडिएटली हमें लॉन्च करना चाहिए। साथ साथ हमें हाई ऑल्टीट्यूड विंड टनल, जो फ्लाइट टेस्ट बेड है, जो जिसके लिए बार बार हमें विदेशों पे निर्भर रहना पड़ता है और डिलेज होती हैं, वो भारत में डेवलप करनी चाहिए। देखिए, इंजन जो है 15-20 साल बाद बदलने पड़ते हैं, जबकि जहाज़ 30-40 साल चलता है। तो ये इंजन की रिक्वायरमेंट बहुत महंगी होती है और बहुत लॉन्ग टर्म होती है। तो एक कावेरी, अगर हमारा साफरान प्रोजेक्ट जो है वो एक अलग है, वो 120 किलो न्यूटन प्लस वाली कैटेगरी में आएगा और उसमें भी कोई ना कोई एक नॉलेज जो रहेगी वो फ्रांस के पास रहेगी। तो हमें जो ग्राउंड अप नॉलेज है वो कावेरी में अचीव हुई है। लगभग बहुत सारे सिस्टम्स डेवलप किए हैं। तो प्राइवेट सेक्टर के साथ कावेरी 2.0 लॉन्च करने की आवश्यकता है। जहाँ तक ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी या एक्विजिशन की बात है, देखिए हमारे पास बजट लिमिटेड है, तो ये जो समय है बजट को बैलेंस करना पड़ेगा इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स पे, क्योंकि जब हमने MiG-21 मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया था तो हमारा मारुत प्रोजेक्ट धीरे धीरे क्लोज हो गया था। तो इस बार हमें बहुत केयरफुल रहना है कि हमें TOT या प्रोक्योरमेंट उस तरीके से करना है कि हम नंबर भी बैलेंस कर पाएँ और इंडिजिनस प्रोजेक्ट के लिए एडिक्वेट पैसा रहे। ग्रुप कैप्टन, आपने ये कहा कि हमें अपने जो एग्जिस्टिंग पुराने प्रोजेक्ट है कावेरी, जो एक इंजन प्रोजेक्ट है, उसको हमें रिवाइव करनी चाहिए। उसमें शायद हमें और उसमें फंड हो, एक पॉलिसीज़ थ्रस्ट उस पर होनी चाहिए ताकि वो एक आगे बढ़े और हमारी कैपेबिलिटी इंजन की आगे बढ़े। साथ में साथ जो हमारी फॉरेन कोलैबोरेशन है, बिकॉज इंजन एक कॉम्प्लेक्स साइंस है, एक कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग है, बहुत विश्व के बहुत कम देशों के पास ये क्षमता है कि वो अपनी इंजन बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने R&D में इन्वेस्ट करना है, अपने टेक्नोलॉजी में और इन्वेस्ट करना है, और हमें कोलैबोरेशन से ये देखना है कि हम टेक्नोलॉजी गैप कहाँ एड्रेस कर सकते हैं। मैं एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे बात करना चाहूँगा। हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा, हमने रशिया यूक्रेन वॉर में भी देखा कि एरोस्पेस का जो डोमिनेंस है, जो एयर पावर का डोमिनेंस है, अपार्ट फ्रॉम फाइटर जेट, वो ड्रोन में ज़्यादा दिख रहा है। ड्रोन की एक अलग क्षमता वो दिख रही है वॉर में, जहाँ पे ह्यूमन जो है वो रिमोटली ऑपरेट करता है, वो खुद वॉर में इन्वॉल्व नहीं है, बट वो टेक्नोलॉजी काफ़ी क्षमता है उसके अंदर दिख रही है। आप बहुत एक्सपर्ट रहे हैं ग्रुप कैप्टन ड्रोन्स के ऊपर में, आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये कैसे डिफरेंस लाती है ड्रोन, और ड्रोन्स का क्या डिफरेंस है? एक मेल ड्रोन्स आती है, एक छोटी ड्रोन्स होती है, एक बड़ी ड्रोन्स होती है, ये क्या होती है? अगर आप एक विस्तार से थोड़ा बताएं और रिफ्लेक्ट करें कि कैसे ये वॉर को चेंज कर रही है और फ्यूचर क्या है इस ड्रोन्स का वॉरफेयर में। मनीष जी, देखिए, अगर बड़ा ड्रोन आता है तो वो एक जहाज़ की तरह है जिसको डिटेक्ट किया जा सकता है, न्यूट्रलाइज किया जा सकता है।
जो आजकल ज़्यादातर देश जो प्रॉब्लम जिसको वो नहीं संभाल पा रहे हैं वो है स्मॉल, स्लो और लो फ्लाइंग। जो छोटा ड्रोन है वो एक बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो छोटे ड्रोन के लिए और धीरे चलने वाले ड्रोन के लिए नहीं बने थे। तो अब जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है उनको एक नए आयाम से देखा जा रहा है, उसको नए तरीके से डेवलप किया जा रहा है। तो ये एक कारण है। तो ये हमें डबल कैपेबिलिटी है, एक तरफ हमें डिफेंड करना है, दूसरी तरफ हम उसी को अटैक के रूप में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो है ड्रोन हमें देखिए आप जब पायलट की डेथ होती है या पायलट कैप्चर होता है तो एक बहुत बड़ा वो एक प्रोपेगेंडा टूल बन जाता है। तो फ्यूचर जो है हमें अनमैन्ड सिस्टम्स की बात है। तो हमारा जो LCA मैं सोच रहा हूँ जो LCA Mark II बना रहे हैं, मुझे लगता है फ्यूचर हमें स्टेल्थ वेरिएंट ऑफ LCA Mark II डेवलप करना चाहिए। सिंगल इंजन जो है ऑप्शनली मैन्ड हो और अनमैन्ड ऑप्शन वाला हो, जो मैन अनमैन टीमिंग कैपेबल हो, जिसमें स्वॉर्म लॉन्च किया जा सके। और ये दुनिया में अच्छे जो भी एडवांस कंट्रीज़ हैं वो इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा हमने पाकिस्तान में 300 किलोमीटर अंदर उनके जहाज़ को मार गिराया। तो समय आ गया है कि हम ऑप्शनली मैन्ड और अनमैन्ड वेरिएंट पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट वैलिडेट करना शुरू करें। बहुत से कंट्री कर चुके हैं। तो ड्रोन फ्यूचर में रोल रहेगा, मैन्ड एयरक्राफ्ट अभी भी रहेंगे। देखिए ये मत सोचिएगा कि ड्रोन ने मैन्ड एयरक्राफ्ट को रिप्लेस कर दिया। अभी आदमी को पायलट कॉकपिट में रिप्लेस करना बहुत मुश्किल काम है। और इंटीग्रेशन ऑफ ड्रोन, जैसे सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज़ हैं DRDO ने बनाया हुआ है, उसको कैसे जल्दी से जल्दी हमारे सिस्टम्स में इम्प्लीमेंट किया जाए, अडॉप्ट किया जाए, कैसे मैन अनमैन्ड ऑपरेशंस टुगेदर फ्लाइंग को इकट्ठे कैसे संभव बनाया जाए, उसके लिए अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च करना पड़ेगा। और भारतीय वायुसेना ने मेहर बाबा 3 स्वॉर्म कॉम्पिटिशन लॉन्च किया है, जिसमें ड्रोन स्वॉर्म बेस्ड रडार की उन्होंने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है। अगर हमारे पास ऐसी कैपेबिलिटी आएगी तो हम ड्रोन को बेहतर तरीके से डिटेक्ट कर पाएंगे, न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। और जैसे पाकिस्तान ने हमें स्वॉर्म लॉन्च करने की कोशिश की, स्वॉर्म ऑफ ड्रोन भारत की तरफ भेजे, तो हमारे जो फ्यूचर एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें हमारे जो एयरबोर्न सिस्टम है, मुझे लगता है LCH में भी हमें काउंटर ड्रोन सिस्टम लगाने चाहिए। अगर आप देखिए इजराइल ने अपने हेलीकॉप्टर से नाइट में ईरान के ड्रोन्स न्यूट्रलाइज किए थे। तो हमें भी आवश्यकता है हमारे LCH या ELH Mark IV। और मुझे लगता है कि शायद हम ये भी सोच सकते हैं HTT-40 और IJT को भी सोच सकते हैं कि काउंटर ड्रोन कैपेबिलिटी में किया जाए। तो बहुत सारे हमारे इंडिजिनस सिस्टम हैं, हमें इनोवेशन इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, ड्रोन्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और देखिए भारत में हमारी इवन पीस टाइम में ड्रोन सीमा पार करते आते रहते हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को ड्रोन नेटवर्क में इंटीग्रेट किया जाए, काउंटर ड्रोन नेटवर्क में इंटीग्रेट किया जाए। हमारी जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उनकी पुलिस को अगर ज़रूरत पड़े तो वो भी सोचा जाए, क्योंकि फ्यूचर में जो ड्रोन वॉर है ये कॉम्प्लेक्स होगी, उसमें हर तरह की जो है सिचुएशन लगाई जाएगी। और आप देखिए अब तो सिविल ड्रोन को भी लोग टेररिस्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो हमारा जो सिविल अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। डिजिटल स्काई को हमें ऑपरेशनलाइज करना पड़ेगा। मिलिट्री ऑफ सिविल एविएशन का रोल इस तरह की टेक्नोलॉजी वैलिडेशन में रोल बढ़ाना पड़ेगा, उन्हें R&D वर्टिकल क्रिएट करना पड़ेगा। तो मल्टी एजेंसी कैपेबिलिटी डेवलप करना पड़ेगा। जो हम फ्यूचर फाइटर्स डेवलप कर रहे हैं उनकी कैपेबिलिटी को एक नए तरीके से देखना पड़ेगा। और ये समय है कि हमें स्वावलंबी जो है, चाहे हम ट्रांसपोर्ट एयर का बना ले रहे हैं, फाइटर ले रहे हैं, अनमैन्ड सिस्टम ले रहे हैं, उनको एक ऑब्जेक्टिवली सब सिस्टम वाइज इंडिजिनस कंटेंट के हिसाब से देखना शुरू करें, उसके टेम्पलेट्स बनाएं और उसी हिसाब से करें, ना कि हम बिना उसके टेम्पलेट के काम करें। तो भारत बहुत क्लोज है आत्मनिर्भरता की तरफ। और इसी वक्त जो है विश्व के जितने भी एडवांस देश होते हैं वो आपको अपने सिस्टम ऑफर करते हैं। तो हमें अपने और उनके सिस्टम में जो गैप है सिर्फ उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और अपने सिस्टम में जहां कमी है उसका टेक्निकल रिव्यू करना चाहिए। जैसे तपस हो गया, आर्चर NG हो गया या LCA Mark II हो गया। तो हमें जितने सिस्टम जो अभी डॉर्मेंट पड़े हैं, जैसे नेवल LCA हो गया, LCA Mark I, Mark II, TEDBF, उसमें कैसे उसको या NAMCA में सोचा जाए। देखिए दुश्मन जो है, और दुश्मन मैं कहूँगा हमारे जो पड़ोसी देश हैं जो कभी भी हॉस्टाइल हो जाते हैं,
वो 5th 6th जनरेशन सिस्टम्स ला रहे हैं, तो हमें अपना बदलना पड़ेगा। इवन हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनके डिज़ाइन को शिप डिज़ाइन के साथ अलाइन करना पड़ेगा, तभी हम फ्यूचर के जो है थ्रेट्स को फेस कर पाएंगे। मुझे तो लगता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर जो डिज़ाइन करते हैं और जो नेवल फाइटर एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करते हैं उनका जो एक हेड है वो एक ही होना चाहिए। तो हमें एक फ्यूचर रेडी एयरफोर्स तैयार करनी है जिसमें एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम एक स्वावलंबी हो और इंटीग्रेटेड हो, नए नए सिस्टम हो। तो मुझे लगता है इसमें हमारी जो इंडिजिनस इंडस्ट्री है उसको अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। जी, आपने बहुत ब्रॉडली रखा है और मैं धन्यवाद करता हूँ ग्रुप कैप्टन नारंग का और एयर मार्शल संजीव कपूर का। हम नेशनल सिक्योरिटी पे देखते रहिए, हम ये कंटिन्यू वी विल डिबेटिंग ऑन नेशनल सिक्योरिटी, एयर पावर एंड अदर फोर्सेस। हमारी खास पेशकश में इतना ही, फिर मिलेंगे नेशनल सिक्योरिटी पे। धन्यवाद।